Good morning everyone. Today we will start वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी फ्रॉम ल्यूसेंट जीकेस बायोलॉजी। बॉटनी के अध्ययन करेंगे और उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है पौधों का वर्गीकरण यानी कि प्लांट क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। वनस्पति विज्ञान में क्या पढ़ा जाता है? वनस्पति विज्ञान में सभी प्रकार की वनस्पति को पढ़ा जाता है, यानी कि जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी संरचना है, उनके क्रियाकलाप है, उनके फंक्शंस है, वो सभी किसमें स्टडी किए जाएंगे? वनस्पति विज्ञान में, और उसी को हम बॉटनी बोलते हैं। पादपों का वर्गीकरण पहला टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यानी पादपों का वर्गीकरण। एक्लर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप में किया। अब सबसे पहले जो पादपों का वर्गीकरण हुआ वो किसने किया था? एक्लर ने। और कितने? 1883 में किया था, राइट। तो सबसे पहले जो पादप जगत थे उनको दो भागों में बांटा, ठीक है। यहां पर देखिए, पादप जगत को दो भागों में बांटा। अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम और पुष्पोद्भिद वर्ग फेनेरोगैम्स, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ग के पौधे जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता, यानी कि फूल नहीं होगा और बीज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? बीज वाले पौधे हैं, या बीज भी है और फल भी है। अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेम्स को तीन भागों में बांटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा को बेसिकली तीन वर्गों में आगे बांटा। एल्गी यानी कि शैवाल, कवक यानी फंजाई, एंड बैक्टीरिया यानी जीवाणु। यहाँ पर देखिए, पुष्पोद्भिद वर्ग जिसके अंदर बीज हैं उसको दो भागों में बांटा है। एक है नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, और एक है आवृत बीजी, ठीक है। हम इनकी डिटेल स्ट्रक्चर आगे करेंगे। आवर्त एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी को एक बीजी यानी मोनोकॉट और द्विबीजी यानी डाइकॉट में बांटा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। यहाँ से शुरू करेंगे हम। अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम्स किस तरीके से ये आगे बटा हुआ है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अपुष्पोद्भिद पौधा यानी क्रिप्टोगैम्स, इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। इन्हें निम्न समूह में बांटा जाता है। बेसिकली इसमें क्या आते हैं? जो बेसिक, जो लेस डेवलप पौधे होते हैं, जो कम विकसित पौधे होते हैं, वो क्रिप्टोगैम्स में रखे गए हैं। पहला है थैलोफाइटा। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय यानी थैलस की फॉर्म में होता है। थैलस मीन्स सुकाय मीन्स एक थैलस नुमा स्ट्रक्चर होती है ना। कोई उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ये स्टेम है या इसकी ब्रांचेस, ये फ्रूट है, इस तरीके से कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। अर्थात जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते, ठीक है। हम इसमें सिर्फ एक थैलस नुमा स्ट्रक्चर होती है, एक सैक नुमा स्ट्रक्चर होती है जो पड़ी रहती है, लेकिन हम उसमें डिफ्रेंशिएट क्या नहीं कर पाते? जड़, तना, पत्ती के बारे में विभक्त नहीं कर पाते उसको। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। इसमें जो संवहन का काम करने वाले ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो पानी और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करते हैं और फूड को पहुंचाने का काम करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो वाले ऊतक नहीं होते हैं। पहला है इसमें थैलोफाइटा में शैवाल यानी एल्गी। शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। एल्गी के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी, राइट। और शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी होते हैं। अब देखो, पर्ण हरित युक्त यानी कि ये हरे रंग के होते हैं। संवहन ऊतक रहित, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता, लेकिन ये आत्मपोषी होते हैं। आत्मपोषी का मतलब ऑटोट्रॉफिक, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। क्योंकि इनमें हरे रंग का क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी खुद ही करते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है और ये क्या करेंगे? अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश्य होता है, राइट। इनका शरीर कैसा होता है? सुकाय सदृश्य होता है। लाभदायक शैवाल की बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट शैवाल हैं उनके नाम है। उनका बेसिकली यूजफुल जो एल्गी होती है वो क्या क्या काम करती है? भोजन के रूप में यूज होती है, लाइक पोरफायरा, एल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टक आदि को भोजन के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनमें प्रोटीन कंटेंट होता है। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनेरिया आदि यूज होते हैं। इनसे आयोडीन मिलता है हमें। खाद्य के रूप में नॉस्टॉक, एनाबिना, कैल्प इत्यादि का प्रयोग होता है। औषधि बनाने के लिए
नॉस्टॉक, एनाबिना, ये क्या काम करते हैं? खाद के रूप में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस, धान में यूज किया जाता है इन्हें। औषधियां बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है, तो ये क्या है? औषधियां हैं। अनुसंधान कार्यों में क्लोरेला एसिटिबुलरिया, बेलोनिया आदि का यूज होता है। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के कैबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का भी बहुत सिंथेसिस करते हैं। और एज ए प्रोटीन युक्त खाना, क्लोरेला एज ए प्रोटीन युक्त एल्गी है, ठीक है। तो इसका यूज कौन करते हैं? अंतरिक्ष यान में जाने वाले यात्री इसका यूज करते हैं खाने के लिए, और इससे ऑक्सीजन भी मिलती है। अब आती है कवक यानी फंजाई। इसके अध्ययन को कहते हैं कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित रहित यानी इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है, इसमें संवहन ऊतक भी नहीं होते, जाइलम फ्लोएम नहीं होते। मशरूम क्या है? कवक का एग्जाम्पल है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ठीक है। यहाँ पर भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ना कि स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों में जो भोजन होता है वो किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। यहाँ पर किस फॉर्म में है? ग्लाइकोजन के रूप में। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। सैक्रोमाइसिस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो डबल रोटी के निर्माण में आप बताएंगे सैक्रोमाइसिस नामक कवक यूज होती है, फंजाई यूज होती है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। जो कवक होते हैं बेसिकली बहुत ज्यादा गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्ट, स्मट, ये क्या है? पौधों के रोग हैं। एंड पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग सरसों का सफेद रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर, गेहूं का ढीला स्मट, लूज स्मट ऑफ वीट, गेहूं का किट्टू रोग, रस्ट ऑफ वीट, आलू की अंगमारी, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एंड गन्ने का रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। ये इसके यहाँ पर ये बीमारियों के नाम दिए हुए हैं जो कि पेड़ पौधों में होते हैं। किससे होते हैं? कवक से होते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोग है। आलू का मस्सा रोग, वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, धान की भूरी अर्चित, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, आलू की पछेला, अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एंड प्राकुरुम का डैपिंग रोग, डैपिंग ऑफ सीडलिंग्स, राइट। अल्फा नामक विष कवक से बनते हैं। जो अल्फा नामक जो विष होता है बेसिकली पॉइजन है, ये किससे? कवक से ही आता है। और यहाँ पर देखिए दमा होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से, एथलीट फूड टीनिया पेडिस से, खाज होती है एस्कैरिस स्केबिस से, गंजापन जो होता है बाल्डनेस टीनिया कैपिटिस से, और दाद होता है ट्राइकोफाइटॉन लेस्कोएस से। तो बेसिकली ये क्या है? ये होने वाले रोग हैं ऐसे जो मनुष्यों में होते हैं। और ये यहाँ पर यानी कि फंजाई बहुत ही इन्फेक्शियस है, बहुत ज्यादा रोग कॉज करने वाली है, और ये पौधों में भी रोग कॉज करती है, और ये रोग का कारण है मनुष्यों में भी, मानव में भी, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट ये इंपॉर्टेंट है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ये फंजाई से होने वाले रोग हैं, यानी कि कवक से होने वाले रोग हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट नोट ये याद रखिए, अल्फा नामक जो विष होता है वो कवक से ही आता है। अब इसके बाद आता है लाइकेन। थैलोफाइटा में हमने पढ़ा कवक, शैवाल और लाइकेन का नंबर। अब यह कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। अब लाइकेन जो होती है वो बेसिकली म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों का संबंध है। किस किस का? कवक यानी फंजाई और एल्गी का। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी यानी सिम्बायोटिक के रूप में होता है, सहजीवी के साथ, सहजीवी की तरह रहते हैं ये। कवक जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है, ठीक है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह से सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहा जाता है। अब बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कवक होता है, बेसिकली कवक के पास क्या है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के लिए कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लेकिन एल्गी के पास ये सब है। तो कवक क्या करेगा? जल का अवशोषण करता है,
खनिज लवण का अवशोषण करता है, विटामिन का अवशोषण करेगा, और ये किसको देता है, शैवाल को देता है। और शैवाल क्या करता है, इसके बदले में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। तो दोनों एक परस्पर जीवन जीते हैं, एक साथ सहजीवी संबंध, इन दोनों के सहजीवी संबंध को ही हेलोटिज्म कहा जाता है, और इसी को हम कहते हैं दिस इज लाइकेन। ठीक है, ये क्या है, लाइकेन है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रास्टस ने किया। ठीक है, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन के अध्ययन को कहते हैं लाइकेनोलॉजी। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, क्रस्टोस, फोलिएज, फ्रूटिकोस। अब ये चीजें याद रखने वाली है, किस तरीके से इनको विभाजित किया। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। ठीक है, कायिक, लैंगिक एवं अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। अब जहां पर लाइकेन नहीं उग रही है दैट मीन्स कि वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। ठीक है, तो किस चीज का पोल्यूशन होता है वहां पर, जहां पर लाइकेन नहीं उगती तो वहां पर होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण माना जाता है। ये इसका सूचकांक है बेसिकली। अगर SO2 बहुत ज्यादा है तो वहां लाइकेन नहीं होगी, और लाइकेन नहीं होगी तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि वहां पर क्या है, SO2 का प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकॉल्स कहा जाता है। जो पेड़ की छाल पर उगते हैं उसको कहते हैं कॉर्टिकॉल्स, तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं सेक्सिकॉल्स। ठीक है, तो ये बात रखना है। कॉर्टिकॉल क्या कहेंगे, जो पेड़ों की छाल पर उगते हैं, ट्रंक की छाल पर यानी तने की छाल पर उगते हैं, उसको कहेंगे कॉर्टिकॉल्स। और सेक्सिकॉल कहेंगे जो कि चट्टानों पर, खाली चट्टानों पर भी उग जाते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। आर्थिलेक्नोरा जैसी लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। अब ऐसी भी लाइकेन होती है जिनसे हम नीला रंग प्राप्त कर सकते हैं। एंड प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला, जो लिटमस पेपर जो प्रयोगशाला लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है वो क्या है, एक प्रकार का लाइकेन ही है, और उसका नाम क्या है लाइकेन का, रोसेला। लेबरिया, इर्वेनिया एंड रेमिनीला आदि लाइकेन का उपभोग इत्र बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि इत्र बनाने में यूजफुल लाइकेन कौन से हैं, तो आप इन तीनों नाम को याद रखिए, लेबरिया, इर्वेनिया एंड रेमिनीला। ठीक है, परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। तो ये भी क्या है, लाइकेन है। इसका प्रयोग किसमें है, यूज हो रहा है, मिर्गी की दवा बनाने में, परमेलिया सेक्सटिलस। अस्निया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक अस्नेक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो बेसिकली अस्निया एक लाइकेन है। प्रतिजैविक का क्या मतलब है कि वो जो जीवाणु होते हैं उनको ये मार डालने का काम करती है। तो अस्निया नामक जो लाइकेन होती है उससे अस्निक अम्ल प्राप्त किया जाता है, और वो क्या है, प्रतिजैविक, यानी कि वो जीवाणुओं को किल करने में हेल्प करता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियां लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेंडियर मास या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मास को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों के केक बनाने में उपयोग लाया जाता है। जापान के निवासी इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन यानी करी बनाने में किया जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकेन है जिसका उपयोग क्या हो रहा है, खाने पीने की चीजों में होता है। ठीक है, यहाँ क्लेडोनिया आपको याद रखना है, ये आर्कटिक में यूज किया, आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मास को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइलैंड जैसे यूरोपीय देशों के केक बनाने के लिए किया जाता है। और इंडो कार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं, राइट, जापान के निवासी। और दक्षिण भारत में कौन सी लाइकेन है, परमेलिया का उपयोग सालन यानी करी बनाने में किया जाता है। नाउ कम टू द जीवाणु, बैक्टीरिया की बात करेंगे। इसकी खोज 1663 ईस्वी में हॉलैंड के
एंटोनियन ल्यूहेनहॉक ने की थी। ठीक है, अब यहाँ है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूहेनहॉक ने की थी। ठीक है, जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूहेनहॉक को ही कहा जाता है। जो बैक्टीरिया है, फादर ऑफ बैक्टीरिया, फादर ऑफ जीवाणु जो है, बेसिकली जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूहेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की थी। एरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इसे जीवाणु नाम दिया। अब नाम जो जीवाणु का दिया था, बैक्टीरिया जो कहा गया, वो किसने कहा था? सबसे पहले एरनबर्ग ने इसका नाम दिया था। 1843-1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया था। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो याद करने वाली बात है, सबसे पहली बात है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूहेनहॉक ने की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा गया? क्योंकि उन्होंने खोज की थी इसलिए उन्हें क्या कहा गया? ल्यूहेनहॉक को क्या कहा गया? जीवाणु विज्ञान का पिता कहा गया। एहरनबर्ग ने जीवाणु का नाम दिया था और रॉबर्ट कॉच ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की थी। कि उन्होंने बताया था कि कॉलरा किससे होता है? वाइब्रियो कॉलरी से होता है। और तपेदिक क्या होता है? टीबी की बीमारी को बोलते हैं तपेदिक। ठीक है, तो उन जीवाणुओं की खोज की थी जो ये बीमारी कॉज करते हैं। 1812 से 1892 ईस्वी लुई पास्चर ने रेबीज का टीका, अब लुईस पास्चर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेबीज का टीका और किसकी खोज की थी? दो चीज बताई थी, एक तो रेबीज का टीका खोजा था इन्होंने, उसकी खोजा नहीं था, उसकी डिस्कवरी की थी, यानी उसको बनाया था। एंड दूध के पास्चराइजेशन की खोज की थी, यानी कि जो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क है, मिल्क के जो बैक्टीरियाज होते हैं सारे या जीवाणु होते हैं उनको खत्म करने के लिए पास्चराइजेशन क्या है? टेक्निक है। और उस मिल्क को क्या करते हैं? वो हाई टेम्परेचर पे उसको पास किया जाता है सो दैट इट विल किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी उसमें जीवाणु प्रेजेंट है हार्मफुल, वो सब क्या है? खत्म हो जाएंगे जब उसको एक पास्चराइजेशन टेक्निक से उसको पास किया जाएगा मिल्क को। ठीक है, तो मिल्क के प्रिजर्वेशन की टेक्निक है पास्चराइजेशन। और रेबीज का टीका भी इन्होंने खोजा था लुईस पास्चर ने। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नाम है, एक तो है रॉबर्ट कॉच, ये पूछा जाता है। कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी। और रेबीज का जो टीका है वो किसने खोजा था? लुईस पास्चर ने। दूध का पास्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। आकृति के आधार पर जीवाणुओं को कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, आकृति के आधार पर जीवाणुओं को कई भागों में बांटा है। जैसे कि जीवाणु होते हैं बैसिलस, ये छड़ या बेलनाकार होते हैं। बैसिलस मतलब रॉड टाइप होते हैं, छड़नुमा होते हैं, बेलनाकार होते हैं। फिर आता है कोकस या गोलाकार, इसको हम कहते हैं ये गोलाकार होते हैं। कोकस का मतलब क्या हो गया? बेसिकली गोलाकार या कॉकस, कोकस का मतलब है गोल होते हैं, है ना, सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कॉमा शेप में आ जाता है वाइब्रियो कॉलरी, जो कि कॉलरा कॉज करता है। वाइब्रियो कॉलरी कैसा है? कॉमा शेप का है। देखिए अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा के आकार के उदाहरण वाइब्रियो कॉलरी है। सर्पिलाकार यानी स्पाइरलम, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का जो होता है उसे कहते हैं सर्पिलाकार। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण किया जाता है। इसे दो विधियों से होता है। एक है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, इसमें दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर 62 यानी कम है और टाइम ज्यादा है। ठीक है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। हाई टेम्परेचर में क्या होगा कि 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या है? दो टेक्निक है, एक है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH, एक है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक है, तो ये दो टेक्निक हमें याद रखनी है। ये क्या करती है? मिल्क का पाश्चीकरण यानी सुरक्षा अधिक दिनों तक इसको, जैसे जो पैकेट वाले दूध होते हैं, बेसिकली जो पैकेट वाले दूध डेयरी बनाती है वो क्या करती है? वो उसको पाश्चराइज करती है, पाश्चराइज मिल्क बोलते हैं हम उसको। तो वो इन्हीं मेथड से उसको पाश्चीकरण उसका किया जाता है और उसके बाद वो दूध काफी दिनों तक वो क्या होता है? सही रहता है, सुरक्षित रहता है। एनाबीना तथा नॉस्टॉक नाम के साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का मतलब है कि जो एनाबीना और नॉस्टॉक है वो मैंने आपको बताया था वो क्या काम करते हैं कि वो नाइट्रोजन फिक्स का काम करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं और वो फिर इजीली अवेलेबल हो जाती है किसके लिए? जो धान जो होते हैं बेसिकली राइस प्लांट के लिए। तो उसका स्थिरीकरण यानी वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेके वो कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? पेड़ों में सप्लाई करते हैं। तो हम इसको कहते हैं
ये क्या है, एनाबिना नॉस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है विषाणु। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की थी, तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय। अब तंबाकू के ऊपर एक मोज़ेक रोग हो जाता है, मोज़ेक टाइप पैटर्न बन जाता है उसकी लीफ पर, तो वो बेसिकली किससे होता है, विषाणु से होता है। तो विषाणु की खोज कैसे हुई, जब तंबाकू के मोज़ेक रोग पर उन्होंने काम किया, उसकी खोज की, तभी वहां क्या हुआ, विषाणु के बारे में पता चला, यानी वायरस के बारे में। इसकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण इसे सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है बेसिकली विषाणु। विषाणु में दोनों कैरेक्टर होते हैं, ये जीवित भी है और ये निर्जीव भी है। सजीव कैसे है, जब ये किसी होस्ट के अंदर जाता है, किसी सेल पे अटैक करता है, कोशिका पे अटैक करता है, तो ये क्या है, सजीव हो जाता है। और जब ये बाहर होता है सेल से, तो ये क्या कहलाता है, मृत, यानी कि ये निर्जीव कहलाता है, तब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण, ये कोशा रूप में नहीं होते, इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये निर्जीव के लक्षण क्या है, कि मतलब इसको बहुत दिन तक, ये इनकी सेल जैसी कोई कोशिका जैसी नहीं होती, बेसिकली इनका कोशिका जैसा कुछ नहीं होता इनमें, और इनके क्रिस्टल बनाकर इनको किसी बॉटल में अगर भर दिया जाए तो ये काफी समय तक एज इट इज यानी मृत बने रहेंगे, निर्जीव बने रहेंगे। तो ये इसके लक्षण है। सजीव जैसे कैसे लक्षण है, इनमें न्यूक्लिक एसिड अम्ल का द्विगुणन होना, यानी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है, बेसिकली डीएनए होता है, वो द्विगुणित, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट होने लग जाता है, ठीक है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं। यही अभी मैंने बताया कि जब भी किसी होस्ट पर यानी किसी कोशिका पर अटैक करते हैं, तो वहां जाकर ये क्या बन जाते हैं, सजीव बन जाते हैं, और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं, और एंजाइमों का संश्लेषण करते हैं, और डीएनए अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको भी ये डबल कर लेते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पादप विषाणु जो कि पादपों पर अटैक करते हैं, इसका न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है। अब यहाँ पर पादप विषाणुओं का जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जंतु विषाणु जो होते हैं उनके अंदर डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। अब जंतु विषाणु जो कि जंतुओं पर अटैक करेंगे, जो जंतुओं को अपना होस्ट बनाएंगे, वो उसमें क्या होगा, डीएनए भी होगा, और कभी कभी वो आरएनए वायरस भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज या फिर जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, ये जीवाणु को मार डालते हैं, इसमें डीएनए पाया जाता है, जैसे कि टीटूफाज, ठीक है। अब बैक्टीरियोफाज क्या हो गया, बैक्टीरियोफाज ये जीवाणु भोजी कहा जाता है। बेसिकली ये जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं, ये बैक्टीरिया में जाके उसको किल करने का काम करते हैं। नोट, जिस एग्जाम्पल यहाँ टीटूफाज, जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं, राइट। तो हमें याद रखने वाली क्या बात है कि जो ऐसे वायरस जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, उसे कहेंगे रेट्रो वायरस या रेट्रो विषाणु। राइजोबियम तथा ब्रेडीराइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनेसी यानी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ठीक है। तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको अवेलेबल कराती है जड़ों पे, ठीक है, पौधों की जड़ों पे। और वो कौन से, ये जो स्पीशीज का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है, वो है राइजोबियम और ब्रेडीराइजोबियम, ठीक है। दिस बैक्टीरियल जो स्पीशीज है दैट लिव्स इन, वो कहाँ रहती है, लेग्यूमिनेसी यानी मटर कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये रहती है, फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए। एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा क्लॉस्ट्रिडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच में स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। बेसिकली है क्या ये कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, जो नाइट्रोजन N2 फॉर्म में होती है बेसिकली, या जिस फॉर्म में वो रहती है उसको एज इट इज प्लांट नहीं ले पाता, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया या जीवाणु के नाम बताए गए हैं, ये क्या करती है कि वो नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में अवेलेबल कराती है कि इजीली वो प्लांट को यूज हो जाए, ठीक है, प्लांट उसको इजीली ले सके और उसका उपयोग करके क्या बनाए, अमीनो एसिड या जो भी उनको बनाना है, प्रोटीन जो बनाने हैं उनको वो बनाए।
तो बेसिकली ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं, ये कराते हैं अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ है चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणु के द्वारा होता है। बेसिकली जो चर्म उद्योग होता है, चमड़ा उद्योग जो होता है, उसमें चमड़े से बाल और वसा हटाने का, स्किन जो होती है बेसिकली जानवरों की, उसके ऊपर बाल होता है और उसके ऊपर क्या होती है, फैट जमा होती है, वसा की लेयर होती है। तो दोनों ही हटाने का काम किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना कहते हैं या टैनिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टैनिंग की प्रक्रिया कहते हैं। अचार, मुरब्बा, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु का जीव द्रव्य कुंचन हो जाए तथा जीवाणु नष्ट हो जाए। इसलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते। इसका क्या कारण होता है, बेसिकली जब अचार या मुरब्बा होगा उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा चाशनी में होते हैं तो, या बहुत ज्यादा नमक से हम प्रिजर्व करते हैं हमारे अचार को, क्योंकि उसमें जब भी कोई बैक्टीरिया अगर जाने की कोशिश भी करेगा तो क्या होगा कि बैक्टीरिया जो होगा उसमें द्रव्य कुंचन हो जाएगा, यानी प्लाज्मोलाइज हो जाएगी। उसकी सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, वो बस्ट हो जाती है, ठीक है। और वो बस्ट हो जाएगी तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। इसलिए हमारे अचार और मुरब्बे क्या होते हैं, बहुत दिन तक जीवित, मतलब वो रहते हैं, अच्छे रहते हैं और खराब नहीं होते, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री पर सामग्री का संचय करते हैं। और जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं जिनके अंदर -10 से -18 डिग्री पर हम सामान को रखते हैं, जिससे कि वो आगे बहुत दिनों तक सही रहे, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन नहीं होता, जीवाणु वहां सर्वाइव नहीं करते इस टेम्परेचर पे, राइट। नाउ कम टू द ब्रायोफाइटा। यह ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की गई है। अब देखिए, थैलोफाइटा में हमने पढ़ा किस तरह की बॉडी होती है, थैलस जैसी बॉडी होती है। जब हमने कवक और फंजाई पढ़े थे उसमें कैसी बॉडी है, थोड़ी मतलब थैलस लाइक है। आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, विभिन्नता नहीं ला सकते कि यहाँ पर जड़ है या फिर यह तना है या लीव्स हैं, ये अलग अलग, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब उसके बाद आ गए ब्रायोफाइटा। इसमें संवहन ऊतक तथा जाइलम फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। अब यहाँ पर भी देखिए, वहां पर भी जाइलम नहीं होता, फ्लोएम नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं होता, ठीक है। संवहन ऊतक है ये जाइलम, जो कि पानी और मिनरल्स जो लवण होते हैं और पानी जो होता है उसको ले जाने का एज ए चैनल की तरह काम करते हैं, ठीक है। और फ्लोएम का काम होता है फूड जो होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, खाना तो फ्लोएम के द्वारा जाता है। तो ये दोनों ही ऊतकों का अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं, इसे एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। अब एम्फीबिया वर्ग क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, जो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, यानी कि जमीन पर भी रहता है। तो इसी प्रकार से इसके भी पौधे इसी तरह से होते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ बाहर भी सरवाइव करते हैं। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। एंड स्फिगन, यानी कि मृदा अपरदन का मतलब होता है कि जब बारिश वगैरह होती है तो जो सॉइल होती है, मृदा जो होती है, वो क्या होती है, कट के बहने लगती है। लेकिन यहाँ इस तरह के पौधे क्या करेंगे, उनकी जड़ें इस तरीके से फैली होती है कि वो मृदा अपरदन को रोकने में हेल्प करते हैं और मिट्टी एज इट इज रहती है। स्फेग्नम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चीज। स्फेग्नम ऐसा ब्रायोफाइटा है जो कि जिसका जितना भार है उससे 18 टाइम्स 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका उपयोग किस काम के लिए होता है कि एक पौधे को अगर दूसरे पौधे पर स्थानांतरण करना है, कहीं दूर जगह ले जाना है, तो यहाँ पर स्फेग्नम का प्रयोग होता है, जिससे क्या करेगा, ये 18 गुना पानी अवशोषित कर लेगा और वही पानी क्या होगा उस पौधे के लिए जिसका हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको हम स्थानांतरित कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसके लिए यूज होगा। स्फेग्नम मास का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेग्नम मास का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग होता है और एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है। अब आता है टेरिडोफाइटा। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं,
नमी में पाए जाते हैं, छायादार स्थानों पर, जंगलों पहाड़ों में पाए जाते हैं। पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। अब यहाँ पे देखिए ब्रायोफाइटा में तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो टेरिडोफाइटा है वहां पर क्या हो गया है कि इनका जो पेड़ है वो कैसे कैसे डिवाइड हुए, मतलब जड़ भी पता चल रही है उसमें, तना भी अलग है और शाखा पत्तियां सब उसमें विभेदित हैं, ठीक है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तना साधारणतः राइजोम के रूप में रहता है, तना जो होता है वो राइजोम के रूप में रहता है। तो राइजोम बेसिकली क्या हो गया कि जो कंटिन्यूअसली हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड रहता है, राइट। तो राइजोम क्या है बेसिकली, जैसे कि तना जो होता है वो जमीन के भीतर ही ग्रो कर रहा है, लेकिन लेटरल ऊपर की तरफ उसकी जड़ें आ जाती हैं, तो हम कहेंगे तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। तो यहाँ जो बीजाणु जनक हो गया वो क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जैसे बीजाणु जैसी चीजें बनती है इसमें। एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन जब होता है तो वो किस क्रिया द्वारा होता है, बीजाणुओं के थ्रू होता है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों ही विकसित होते हैं। और जाइलम में क्या है, वेसल्स होती है, फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जाइलम और फ्लोएम तो पूर्ण विकसित है, लेकिन उसमें वेसल नहीं है जाइलम के अंदर, और इसमें फ्लोएम में क्या नहीं है, कंपेनियन सेल्स नहीं है। ये एडवांस स्टेज में जब हम जाएंगे और आगे विकसित पौधों में हम पढ़ेंगे तो उनमें दोनों ही चीजें पाई जाती हैं। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा, यानी कि फेनेरोगैम्स आ गए। आप पुष्पोद्भिद और फूल वाला पौधा जहां पर फूल लग रहे हैं, बीज होते हैं, ठीक है। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह में सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को दो उप समूहों में बांटा है, एक है नग्न बीजी, एक होता है आवर्त बीजी, राइट। जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न बीजी, इसमें जो बीज बनते हैं वो कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, उनके ऊपर आवरण नहीं होता। इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं इनके पौधे, वृक्ष, झाड़ी, आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। और इनके पौधे कैसे होते हैं, काष्ठीय मतलब बहुत सारा वुड जिसमें होता है, काष्ठीय, बहुवर्षीय बहुत ज्यादा जीने वाले, और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। और परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। जो पॉलिनेशन होता है, एक से जब पॉलन उड़ के जाता है तो वो कैसे जाता है, पॉलन किसके जो दूसरे प्लांट पर जाता है वो किस विधि से जाता है, वायु के द्वारा जाता है। ये मरुद्भिद जीरोफाइट होते हैं। तो पानी की कमी में रहने वाले को हम बोलते हैं जीरोफाइटिक। तो ऐसे पौधे हैं जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर ये ग्रो करते हैं। और वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोय सेम्परविरेंस इसी अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है, ये नाम याद रखना है। 120 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, सिको सेम्परविरेंस, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, इनकी पत्तियां जो होती है बेसिकली जिम्नोस्पर्म की कटीली, नुकीली या पैनी सी होती है, ठीक है। इस तरीके के ये पौधे हैं। और इनकी जो बार्क होती है वो बहुत ही ड्राई, क्यूटिकल इनकी इस तरह की होती है। और ये कहाँ, कौन से एनवायरनमेंट में, जीरोफाइटिक होते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर सर्वाइव करते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, राइट। और सबसे छोटा जो अनावर्त बीजी पौधा है जिम्नोस्पर्म है वो है जेमिया पिग्मिया। ये दो नाम याद रखने हैं, रेडवुड, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया और जेमिया पिग्मिया। ये रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया सबसे लंबा है, सबसे ऊंचा पौधा है अनावर्त बीजी का, जिम्नोस्पर्म का, और ये सबसे छोटा है, ठीक है। जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल है का एग्जाम्पल है साइकस, जिंगो बाइबुला एवं मेटासिकोया, राइट। तो यहाँ पर तीन नाम है लिविंग फॉसिल जिन्हें कहते हैं, जीवित जीवाश्म है साइकस, जिंको बाइलोवा एंड मेटासिकोया। जिंगो बाइलोबा को मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं। और साइकस के बीजांड, ओव्यूल एवं नर युग्मक एंथ्रोगोइड्स को पादप जगत में सबसे बड़े हैं। अब जो इनके साइकस जो प्लांट है बेसिकली जिम्नोस्पर्म का, उसमें सबसे जो बड़े बीजांड यानी ओव्यूल और एंथ्रोगोइड्स यानी नर युग्म जो है वो सबसे बड़े होते हैं इसके साइकस के। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल यानी सल्फर शावर बन जाते हैं। अब जो पाइनस होता है जब उसके पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं
जब उनकी परागण की क्रिया होती है तो इतने ज्यादा वो उड़ते हैं हवा में, तो वो इतने सारे हो जाते हैं कि उसको हम सल्फर शावर या फिर पीले बादल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में ये होते हैं पाइनस में, राइट। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। भोजन के रूप में साइकस के तनों में मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। अब जो जिम्नोस्पर्म है, आप पूछेंगे सागो यानी साबूदाना कैसे बनता है, तो जिम्नोस्पर्म से बनता है। साइकस का जो तना होता है उसके अंदर से मंड निकाल करके ये सागो बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। एंड लकड़ी चीड़ पाइन यानी कि चीड़ पाइन है, सिकोया देवदार सप्रूस आदि की लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं। ये फर्नीचर के लिए भी उपयोगी लकड़ी इसकी जो होती है बहुत उपयोगी होती है। वाष्पीय तेल चीड़ के पेड़ में तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल तथा जूनीपेरस की लकड़ी से सेडस्कास तेल मिलता है। तो ये 3 तरह के तेल हैं। जो तारपीन का तेल होता है बेसिकली चीड़ के पेड़ से मिलता है, जो पेंट वार्निशेस में काम आता है। देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल मिलता है, जूनीपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट तेल मिलता है। टेनिन चमड़ा बनाने का तथा शाही बनाने के काम भी आता है। ये टेनिन जो कि जिम्नोस्पर्म से निकलता है। रेजिन कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। अब आता है आवर्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर बीज क्या है, पौधों के अंदर होते हैं, ठीक है। इनके पौधे, यहाँ के जो बीज होंगे वो फलों के अंदर पाए जाते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। सबसे एडवांस ग्रुप है ये जो प्लांट्स का। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया। एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री यानी मोनोकॉट और डाइकॉट। एक बीजपत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिसमें बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। इसमें कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम सम्मिलित किया गया है। कुल का नाम है लिलिएसी। यहाँ पर जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं बेसिकली वो उनके नाम दिए हैं: लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। ये ग्रामीनेशिया में गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल इत्यादि होते हैं। तो एक बीजपत्री में सीड के अंदर क्या होता है, एक बीजपत्री होता है, यानी कि वो सीड में जो होता है वो एक कॉटिलिडीन होता है, राइट। एक बीजपत्र होना। और द्विबीजपत्र में क्या कि ऐसे सीड जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं, ठीक है, डाइकोटिलिडीन। इस वर्ग में पौधे आते हैं जिनमें पौधों के बीजों में 2 पत्र होते हैं। अब यहाँ द्विबीजपत्री है तो क्या है, बीज के अंदर क्या है 2 पत्र आएंगे और इसमें क्या है 1 पत्र होता है, ठीक है। इसमें कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुल का नाम देखिए: क्रूसीफर्स में मूली, शलजम, सरसों, मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल, लेग्यूमिनेसी में बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, चिनार, इमली तथा सभी दलहन फसलें। कंपोजिट में सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, ठीक है, रोटेसी, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसम्बी, बेल, तरबूज, कुकरबिटेसी में आ गया तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, लकड़ी, परवल, करेला, आलू। सोलेनेसी में आलू, मिर्ची, बैंगन, मकोय, धतूरा, टमाटर, ठीक है। रोजेसी में आ गया स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। तो हमें जो याद रखने वाली बात है आवर्तबीजी में कि इसके जो बीज होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। और दूसरी बात हमें क्या बताई गई है कि ये 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है एक बीजपत्री जिसके बीज के अंदर एक बीज पत्र होता है, और द्विबीजपत्री जिसके अंदर 2 बीज पत्र होते हैं, ठीक है। तो एक बीजपत्री के यहाँ एग्जाम्पल याद रखते हैं आपको, और यहाँ पर 2 बीजपत्री के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब आएगा हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।